हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आज नई क्लासेज आ चुकी हैं जो है इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर और आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चल सके इस क्लास में क्लासेस कैसे हो रही है और इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग उस टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास में, जो कि है इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर। तो आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? तो बताता हूँ। पॉलिसी का मतलब होता है नीति या कार्य योजना। मतलब जो गवर्नमेंट्स है वो हमारे जो नीति को लेकर जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को चलाती है उसे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी कहती है। यानी जो जिस फ्रेमवर्क के तहत हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है उसे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी समझ में आ गई। तो ये जैसे ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ये एक आदमी को नीचे लटकाया गया, उसके पैसे निकाले जा रहे हैं। यानी इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गया तो उसके पैसे को कम किया जाएगा। अगर डिफ्लेशन हुआ तो क्या करेगी सरकार? गवर्नमेंट से रेज करेगी, फंड अपना रेज करेगी, टैक्स को कम करेगी। ये जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजनाएं, कार्य योजनाएं हैं, उसी को हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन पे चलते हैं। तो क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू द एक्शन दैट गवर्नमेंट टेक इन इकोनॉमिक फील्ड। इकोनॉमिक फील्ड में गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है उसी को हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। इट कवर्स द सिस्टम सेटिंग इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बजट एज वेल एज द लेबर मार्केट एंड मैनी अदर एरियाज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करती है सरकार? इंटरेस्ट रेट को सेट करना, गवर्नमेंट बजट्स बनाना, लेबर मार्केट, ये सब जितनी भी इकोनॉमिक्स फील्ड्स है सबको गवर्नमेंट जो देखती है या उस योजना के तहत चलाती है उसे इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते, डिफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंटेंड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी इन्फ्लुएंसेस को कम करती, कंट्रोल करती है या उसे फिर बढ़ाएगी। अगर डिफ्लेशन ज़्यादा चल रहा है तो उसे उसमें फंड रेजेस करके उसको इन्फ्लुएंस करेगी, फिर हमारी इकोनॉमिक बिहेवियर को कंट्रोल भी करती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन से पॉलिसीज आ सकते हैं? तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक है फिजिकल पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, ईटीसी। यही जो पॉलिसी है, ये फ्रेमवर्क है जिसके तहत हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो इकोनॉमिक पॉलिसी आप लोग को समझ में आ गया। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं, जो नीतियां लगा के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए उसे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक, तो समझ में आई बात। तो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक जो गवर्नमेंट से जो फ्रेमवर्क को लेकर हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में जो हेल्पफुल है उसी को हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। समझ में आई बात? तो आगे के स्लाइड में चलते हैं। उसमें इफेक्टिवनेस, क्या प्रभाव है, क्या उसके इफेक्ट ज़्यादा पड़ेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के। पहला, पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसी। पॉजिटिव इकोनॉमिक मतलब हो गया सकारात्मक अर्थव्यवस्था नीति। इसमें क्या होती है कि जो हम लोग की हाइपोथेसिस होती है वो टेस्टेड किए जा सकते हैं। मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसके तहत हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, हमारी नीतियाँ कैसी वर्क कर रही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं जिसमें इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब हाउ द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी वर्क विदाउट रिसोर्टिंग टू वैल्यू ऑफ जजमेंट। बिना जजमेंट के भी हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है। इसमें हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं? टेस्टेड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें उसका ले लें सप्लाई और प्राइस का। तो सप्लाई और प्राइस में क्या होता है? सप्लाई में क्या होता है कि सप्लाई जो होती है वो जैसे बढ़ेगी उसे प्राइस भी इंक्रीज किया जाता है। तो इसका डेटा हमें पता मिल सकता है। इसका डेटा से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ, सप्लाई बढ़ रही है तो इसका प्राइस बढ़ गया। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब बिना किसी जजमेंट के मूल्य निर्धारण पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी और वो वर्क करे और बेस्ट रिजल्ट दे उसे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें वैल्यू ऑफ जजमेंट होते हैं, वैल्यू ऑफ जजमेंट होता है और इसके हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे इन्फ्लेशन रेट हो गया, कब इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, कब घट सकता है, इसका कोई, तो इसके लिए हमें अनुमान लगाना पड़ता है, जजमेंट करना पड़ता है कि हाँ, ये शायद अब मार्केट में मतलब इकोनॉमी की हमारी बढ़ेगी या घटेगी। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी में आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या है कि गोल्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की गोल क्या है? तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के तहत आते हैं
क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ जजमेंट के अनुसार ये हम लोग गोल्स जो बना हुआ है कि इकोनॉमिक हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होते रहनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहना चाहिए। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को अपने इच्छा अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार उन्हें काम मिल जाए आसानी से, ताकि सारे लोग इंगेज रहें, हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हेल्पफुल हो। तो ये सारे जजमेंट के अनुसार पे है, तो इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैल्यू ऑफ जजमेंट किस में कंसीडर होता है, तो हम लोग ऑप्शन में आ सकता है पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, तो इसमें आप लोग लगा सकते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो उसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमारे ग्रोथ क्या होते रहे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आफ्टर अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया कि हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होते रहनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे लोगों को काम मिल सके, उनकी एबिलिटी के अनुसार सबको काम मिल सके, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे। तो ये पढ़ लेते हैं, द गोल्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, द एवरी नंबर ऑफ द लेबर फोर्स हु वांट टू वर्क इज एबल टू फाइंड वर्क, अपने एबल के अनुसार वो काम ढूंढ सके और उन्हें मिल जाए। तीसरा है प्राइस स्टेबिलिटी, इसमें क्या होगा कि हमारी जो प्राइस है, मूल्य है, वो स्थिर रहे, इन्फ्लेशन में बढ़े ना और डिफ्लेशन में कम ना हो। तो ये जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारी जो प्राइस लेवल है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है फिर डिफ्लेशन में कम हो जाती है, तो ये सब ना स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के गोल्स हैं। क्लियर है? तो ये गोल्स जो भी है वो किसके अंडर आ सकते हैं, ये आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के अंदर। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पढ़ा था कि जो फ्रेमवर्क्स है कौन कौन सी थी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पहला तो आता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो फिजिकल पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट अपना वर्क करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट्स अपना काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के तहत ही ये इस पॉलिसी का निर्माण होता है और ये पॉलिसी वर्क करती है। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी ये बेस्ड है किस पे भाई, तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स पे। क्लियर, इनके थ्योरी पे ये बेस्ड है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड केन्स, और इस फिजिकल पॉलिसी को उनके थ्योरी पे बेस्ड है, इसीलिए इसको हम लोग केन्सियन इकोनॉमिक कहते हैं। क्लियर है, केन्सियन इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली क्या बोलती है, तो इसमें एक बोलती है कि गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट क्या चाहे तो इस मैक्रो इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनके प्रोडक्टिव लेवल को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, मतलब फुल्ली कंट्रोल्स होते हैं किसके, गवर्नमेंट के। क्लियर बात, समझ में आया? तो फिजिकल पॉलिसी में जैसे एग्जाम्स में आए हुए हैं अभी क्वेश्चन कि फिजिकल पॉलिसी की डिफिनेशन साफ साफ, तो उसमें साफ साफ अगर दे देता गवर्नमेंट जहाँ इंक्लूड कर दिया तो आप लोग समझ जाइए कि वो फिजिकल पॉलिसी है। तो फिर हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एकदम क्लोजेज है, लेकिन तो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फिजिकल पॉलिसी इज द मीन्स बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट इज स्पेंडिंग एंड टैक्स रेट, एडजस्ट करती रहती है, टैक्स को रेट को बढ़ाती रहती है, कम करती रहती है, फंड्स जो है स्पेंड करती रहती है, फिर कल रोक देती है। तो ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या रहे, इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो थ्रू दिस गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली इनकरेज, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमें इनकरेज कर सकते हैं कंजप्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग के लिए, और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। इसी को हम लोग फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। यानी ओवरऑल देखिए तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट के तहत है, गवर्नमेंट के अनुसार ही इकोनॉमिक व्यवस्था बनती है, बढ़ती है। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले प्री लिबरेशन में मतलब 1947 के तहत में जब आरबीआई ये थे तो सबसे पहले सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी थी, फिजिकल पॉलिसी का नामो निशान नहीं था। बाद में देखा गया कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे बैंकें मतलब सब कुछ देख रही है, तो उसको अब ज़्यादा उसमें डिफेक्ट आने लगे, तो उन्होंने क्या कि भाई नहीं, अब गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन को बनाने में, तो वो आ गया फिजिकल पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स होंगे 3। ऑब्वियसली बात है कि न्यूट्रल, इक्वल होने चाहिए। दूसरा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का काम कब होता है, जब रिसेशन के टाइम में क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है फंड को रेज करेगी, टैक्सेस को कम करेगी, ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके, मार्केट में ग्रोथ हो सके। तो एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी आ गया। कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या हो, जब ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो वो क्या कहते हैं, फंड को कम करने लगेगी, पब्लिक बोरोइंग करने लगेगी। तो इससे क्या होगा,
हमारे मार्केट, हमारी जो पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बैलेंस में रहती है। ये तीनों है, आप लोग देख सकते हैं, न्यूट्रल, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। आगे की स्लाइड में चलते हैं। फिजिकल पॉलिसी में सरकार के पास कहाँ पैसा, कैसे पैसे आते हैं और पैसे लगते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं। तो एक्सपेंडिचर में देख लीजिए तो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है, दूसरा है पब्लिक वेलफेयर, तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी। पब्लिक कंस्ट्रक्शन रोडवेज बनाने में, नहरें बनाने में, कैनाल्स बनाने में, ये सब में जितने खर्चे आते हैं वो पब्लिक कंस्ट्रक्शन हो गए। पब्लिक वेलफेयर, लोगों के लिए जो योजनाएं बनती है, कन्या उत्थान योजना, स्कॉलरशिप, ETC, तो ये सब पब्लिक वेलफेयर में आ गया। एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी, हमारे देश के ऊपर जो जवान्स लोगों उन पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए जो खर्चे होते हैं वो। ग्रांट्स, कोई चीज़ को ग्रांट सेशंस करना। और रेवेन्यू कहाँ से होता है, तो पहली बात तो टैक्स से होता है, ठीक है, पब्लिक डेप्ट से होता है और फिजिकल डेप्ट से। यहाँ से सरकार को क्या आता है, पैसा आता है और यहाँ से सरकार का पैसा जाता है और इसी के तहत हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी हम लोग जिक्र करते हैं, सबसे पहले हम लोग की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही वर्क करती थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो देखते थे, डिटरमाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत देखा था। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, RBI, यही हमारी इकोनॉमी को देखता था। तो द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हैज़ अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई इन अ कंट्री। उनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्राइस लेवल को मेंटेन रखना, मनी सप्लाई कंट्री में होते रहे। ज़्यादा भी मनी सप्लाई नहीं करेगा, ये तो अगर बैंक चाहे तो वो ज़्यादा पैसे छाप के वो देश को अमीर बना सकता है, लेकिन वो क्या होगा, फिर हमारी एकदम इकोनॉमिक व्यवस्था ही पूरी तरह बिगड़ जाएगी। तो सॉरी, तो ये इसकी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी एंड द चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड। ठीक है, मतलब कौन कौन से पैसे चाहिए या किस चैनल के तहत चाहिए। ये बाय मैनेजिंग द मनी सप्लाई अ सेंट्रल बैंक एम टू इन्फ्लुएंस माइक्रो इकोनॉमी। ये भी क्या करती है सेंट्रल बैंक, ये भी किसको इन्फ्लुएंस करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही इन्फ्लुएंस करती है। फैक्टर इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, द रेट ऑफ कंजप्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों में अपना योगदान देती है सेंट्रल बैंक। तो ना बैंक ज़्यादा पैसा छाप सकता है कि देश को अमीर बनाए, ना कम पैसा छापेगा, वो मेंटेन रखता है। जिसकी जितनी ज़रूरत है इकोनॉमिक को उतने ही पैसे बनते हैं और सप्लाई होते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी आ गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग और अच्छे से हम लोग बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स होते हैं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, एक है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये जो दोनों है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, जिसमें बैंक रेट, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स, ये जो है ये हम लोग बैंक वाले चैप्टर में जब चलेगा तो उसमें हम लोग फुल डिटेल से इसको पढ़ाई करेंगे। और हो सके तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, ताकि तुरंत ही मेरा न्यूज़ चैनल है तो अभी तो लाइव हो नहीं सकता है, तो आप लोग अगर जब प्यार वार सपोर्ट देंगे तो शायद मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ कि लाइव क्लास में ले सकूँ। तो इक्वालिटी में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी में, डिफरेंस क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, ये गवर्नमेंट देखता है सबसे पहले, तो सेटअप बाय द गवर्नमेंट, और ये सेटअप बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, दूसरा इसमें क्या, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। यहाँ पे क्या, मनी सप्लाई के रेट्स के इंटरेस्ट, जैसे हम लोग पैसे बैंक लेने से तो वो इंटरेस्ट बढ़ते हैं, फिर कभी कम होते हैं, तो ये कौन देखता है, मॉनेटरी RBI देखता है। यहाँ पर मनी सप्लाई की बात हो, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये सब कैसे हो, ये RBI के तहत ही हो सकता है। तो RBI अगर चाहेगा तो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, बढ़ाएगा, उसके तहत ही मार्केट इकोनॉमिक चलती रहती है। इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, इसमें टारगेट इन्फ्लेशन होते हैं, टारगेट होते हैं। इसमें साइड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट या बोरिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट बजट में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है कि अगर ज़्यादा रिसेशन हो गया तो गवर्नमेंट बजट को ज़्यादा रेज करना पड़ता है, तो इसमें बजट थोड़ा इफेक्ट डालने लगता है। इसमें साइड इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट पे होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन टू चेंज टैक्स रेट। इसमें जो टैक्स रेट है वो स्ट्रांगली पॉलिटिकल के द्वारा थी, वो चेंज होते रहते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस।
मोस्टली इंडिपेंडेंट होता है, इसमें ज़्यादा सरकार इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करती है। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे की स्लाइड में चलते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मतलब हम लोग जो बाहर की तरफ व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस पर गवर्नमेंट जो टैक्सेज रेट्स जो लगते हैं उस पर कंट्रोल करती है। क्लियर। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। मतलब दो देशों के बीच में जो ट्रेड होते हैं, तो हम लोग चलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है कि इसमें जो हमारे देश के बीच में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं उस पर जो सरकार शिकंजा कसती है कि कब ज़्यादा इंपोर्ट करना है, कब ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करना है, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत में आते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। एक इस पे तहत कहते हैं ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। इट वुड डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रोस्पेक्ट। क्लियर है। एक इसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। A liberal policy would extend the scope of export and import while restrictive policy would narrow the scope. इसमें क्या होता है जब लिबरल मतलब हम इकोनॉमिक कंडीशन जो फेवर में अगर होती है तो हमारे क्या होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सटेंड कर जाते हैं। अगर फेवर में नहीं है तो हमारे स्कोप्स क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंक्लूड्स, इसमें क्या होता है एक्सचेंज रेट पॉलिसी, एक्सचेंज कंट्रोल, कस्टम ड्यूटी। इसमें क्या होता है कस्टम ड्यूटी, ये जो सब सरकारें जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी लगाती है, एक्सचेंज कंट्रोल लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है। कभी कभी देखते हैं कि कस्टम ड्यूटी हाई होने की वजह से इंपोर्ट भी ज़्यादा नहीं हो पाते, एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो पाते हैं। तो ये सब क्या होता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो इसका मेन रोल कस्टम ड्यूटी का हो जाता है। तो कस्टम ड्यूटी प्ले वाइटल रोल इन डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, कस्टम ड्यूटी का होता है। और राइज इन कस्टम ड्यूटी वो डिस्करेज डिस्कम। अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है तो डोमेस्टिक डिमांड क्या हो जाती है, कम करना पड़ जाता है। बिकॉज द प्राइस इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस वुड बी रिमेंस हाई। जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एकदम हाई हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत में आते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस के तो आप मार्केट में आप इकोनॉमिक को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत में आ जाएगा। लाइसेंस सरकार जो देती है, किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना, वो हमारे बिजनेस को देखने के बाद पता चलता है कि हाँ इसको लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था में अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। ये लाइसेंसिंग पॉलिसी इन द प्रीलिमिनरी द इंडिया अडॉप्ट लाइसेंस पॉलिसी टू रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। बढ़ाने के लिए लाइसेंस पॉलिसी जरूरी है प्रीलिमिनरी इंडिया में। सिंस द डे ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्ट लाइसेंस पॉलिसी विच इफेक्ट मेड द गवर्नमेंट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज। क्लियर। इस लाइसेंसिंग पॉलिसी किसके कंट्रोल के तहत चला गया, गवर्नमेंट के तहत चला गया। क्लियर। लाइसेंसिंग इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम अ कंपनी, मतलब लाइसेंसर क्या लेता है, परमिशन लेता है टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट इन डिफाइंड मार्केट एरिया। परमिशन लेता है कि हम आपके गुड्स को बेचे, इस मार्केट में बेचना चाहते हैं, आप हमें लाइसेंस दीजिए। द कंपनी दैट ऑब्टेन दिज राइट्स, जिसको अगर राइट जिसको मिल जाती है वो लाइसेंसी कहलाता है। यूजुअली एग्री टू पे रॉयल्टी इट इज़ टू द ओरिजिनल ऑनर्स को हम क्या ले देते हैं, रॉयल्टी देते हैं। ये लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत में आ जाते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार ये फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये तो लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्स्ट्रा कुछ हो जाते हैं। लाइसेंसिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, प्राइस पॉलिसी हो गया, ये सब। तो टेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है कि इसमें टेक्नोलॉजी की मतलब मार्केट में इकोनॉमिक में कौन कौन से टेक्नोलॉजी के बदलाव हो रहे हैं, इसको देखना ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी के तहत में आता है। पहले सारे पेपर वर्क्स होते थे, आजकल के क्या ज़माना हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ कंप्यूटर के बेस पे मशीनी वर्क्स हो गए। ये टेक्नोलॉजी चेंज हुआ। अब सब कुछ A to Z डेटा आपको कंप्यूटर से मिल जाएंगे, सारे टेक्निकल चीज़ हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं टेक्नोलॉजी पॉलिसी में क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी इज द टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी अगर नहीं बढ़ेगी, अगर पहले ही वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो हमारी बिजनेस क्या होगी, ग्रोथ नहीं करेगी, इकोनॉमिक कंडीशन को बनाने में हेल्पफुल नहीं रहेगी। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हमें अपने क्या पढ़ने पड़ते हैं, ग्रोथ बढ़ाने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया जाता है।
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज कर करके फ्रॉम अ स्टेज ऑफ मैन डिपेंडेंट इन्वायरमेंट द बिजनेस आर ऑल फास्ट बिकमिंग मशीन। पहले के जो जितने मैन डिपेंडेंट थे, मतलब लेबर ही के द्वारा जितने भी वर्क होते थे सब होते थे, उससे ज़्यादा फास्ट वर्क कौन कर रहा है? मशीन डिपेंडेंट। जब से हम लोग मशीन पे डिपेंडेंट हो गए, सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है। Only from the mid 90s the government started adopting favorable technology policy। 90s में उन्होंने टेक्नोलॉजी पॉलिसी को अपनाया था। तो कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर के माध्यम से हैज़ टू कम स्टेन टेक्निक, इसमें क्या हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, रेलवेज हो गए, रोडवेज हो, पोस्टल सर्विस, एजुकेशन सर्विस, सब जगह कंप्यूटराइज हो गया, मशीन बेस्ड हो गया। द लिबरल टेक्नोलॉजी पॉलिसी हैज़ रिजल्ट द ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर इकोनॉमिक कंडीशन में फेवर में होगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी पॉलिसी क्या करेगा, उसको ग्रोथ कराएगा। टेक्नोलॉजी के तहत ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी, फेवर में आ सकते हैं, जल्दी जल्दी काम होगा, जल्दी जल्दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही सिर्फ। थैंक यू सो मच फॉर द नेट JRF एस्पिरेंट्स। अधिगम क्लासेज में आप लोग का स्वागत है दोबारा से।